हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिंदी गद्य विकास के विविध चरण हिंदी क्या सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किए हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो स्टूडेंट, प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो हम शुरू करते हैं हमारे बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर 3rd और 4th के हिंदी गद्य विकास के विविध चरण हिंदी क्या, जो कि हमारा जेनरिक इलेक्टिव यानी कि हमारा जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम देखने जा रहे हैं, जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं, इस पीडीएफ में हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और जो ये 10 क्वेश्चन है इसमें ही हमने एक क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो जो ये हमारा एक क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा गया है, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए अब हम हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की क्या डिमांड है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, एकांकी विधा का सामान्य परिचय दीजिए तथा आधुनिक युग में एकांकी की सफलता के कारणों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे एकांकी के बारे में बताना है और एकांकी की सफलता के कारण के बारे में बताना है, जो कि हमारे आज के समय में है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, क्या एकांकी नाटक का लघु रूप है? एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट करते हुए वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता बताइए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो एकांकी है क्या वो नाटक का एक शॉर्ट रूप है, और इन दोनों में हमें अंतर भी बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख लेते हैं और इसके आंसर को हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। और प्रस्तावना में हम लिखेंगे, हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। तो स्टूडेंट,
आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा की जो कम समय में गहरी बात कह जाती है, जिसमें ना लंबी कहानी होती है ना ढेर सारे पात्र, फिर भी दर्शक के मन पर सीधा और गहरा असर छोड़ जाती है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारा एकांकी होती है, ये हमारी नाट्य विधा से संबंधित होते हुए भी संक्षिप्त रूप में एक प्रभाव और सीमित पात्रों की एक चित्रण के कारण ही स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में विकसित हुआ है। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए, आप किसी नाटक को देखने बैठते हैं, लेकिन कहानी शुरू होते ही सीधे समस्या आने आ जाती है। तो पात्र भी कम है, संवाद भी तीखे है और कुछ ही मिनटों में पूरा जीवन साहित्य आपके सामने आ जाता है। यही है हमारी एकांकी विधा। तो स्टूडेंट, आज के समय में जो एकांकी है उसमें जीवन की जटिलता, समय अभाव और तीव्र गति ने साहित्य में भी संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण रचना की मांग को बढ़ाया है। तो इसीलिए जो हमारी एकांकी है वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो गई है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारा एकांकी है, क्या वो नाटक का लघु रूप है या इसकी अलग ही पहचान है। तो स्टूडेंट, इस आंसर में हमें यही सब आंसर देने हैं। तो यही थे हमारे एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य विवेचन या मुख्य वाक का आता है। तो मुख्य वाक में हम सबसे पहले बात करेंगे एकांकी का सामान्य परिचय। तो एकांकी वह नाट्य रचना है जिसमें एक ही अंक, एक ही मुख्य घटना, सीमित पात्र और संक्षिप्त संवाद के माध्यम से किसी एक समस्या, भाव या स्थिति को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो स्टूडेंट, एकांकी एक ऐसी नाट्य रचना है जिसमें केवल एक अंक होता है, एक ही मुख्य घटना या समस्या होती है और पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। तो स्टूडेंट, जो इसका उद्देश्य होता है वो होता है दर्शक पर एक ही प्रभाव को छोड़ना, यानी कि ये दर्शक पर एक ही प्रभाव को छोड़ती है। तो एकांकी में कहानी फैलती नहीं बल्कि सीधे मुद्दे के केंद्र पर वार करती है। तो इसमें विस्तार नहीं होता कथानक का, बल्कि सीधे समस्या के मूल बिंदु पर पहुंचकर उसे तीव्रता से उभारा जाता है। तो एकांकी में स्टूडेंट मंच, सजावट, दृश्य परिवर्तन और उपकथाओं की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर विषय है गरीबी, आप उदाहरण के लिए समझिएगा, अगर विषय गरीबी है तो एकांकी सीधे उस दृश्य को दिखाएगी जहां पर भूख, अपमान या संघर्ष सबसे तीव्र रूप से मौजूद हो। यहाँ न तो दृश्य बदलते हैं, न ही लंबी भूमिका होती है, बस कम शब्दों में गहरी बात ये कह देते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एकांकी, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कम शब्दों में गहरी बात को कहना ही हमारा एकांकी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है, क्या एकांकी नाटक का लघु रूप है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो ये सवाल है ये हमसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या एकांकी नाटक का छोटा रूप है। तो रचना रूप की दृष्टि से एकांकी को नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों में संवाद, पात्र, मंच और अभिनय की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट, अगर रूप के हिसाब से देखें तो ऐसा लग सकता है, क्योंकि दोनों में संवाद होते हैं, पात्र होते हैं, मंच और अभिनय होता है। लेकिन अगर हम विषय, संरचना और उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो स्टूडेंट, वास्तव में जो एकांकी है वो नाटक से अलग और स्वतंत्र विधा है। तो स्टूडेंट, नाटक जहां पर पूरे जीवन को दिखाता है, वहां पर जो हमारी एकांकी है वो जीवन का एक निर्णायक क्षण भी दिखाती है। तो स्टूडेंट, नाटक में अनेक कई घटनाएं, उपकथाएं और पात्रों का विस्तृत विकास होता है, जबकि जो हमारी एकांकी है सिर्फ इनमें ये सब नहीं होता, उसमें कथानक का विस्तार नहीं होता, बल्कि संक्षेप में तीर प्रभावी मुख्य लक्ष्य होता है। यानी कि जो नाटक है वो एक तरीके से पूरी यात्रा है, लेकिन जो एकांकी है वो यात्रा का सबसे अहम मोड है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा क्या एकांकी नाटक का लघु रूप है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एकांकी और नाटक में अंतर को लेकर। तो स्टूडेंट, अब इसे हम आसान भाषा में समझते हैं कि जो नाटक है वो क्या है और जो एकांकी है वो क्या है। तो आप समझिए, जो हमारा नाटक है स्टूडेंट वो उसमें कई अंक होते हैं, यानी कि वो बहुअंकीय है। लेकिन जो हमारा एकांकी है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एक अंक, तो इसमें एक ही अंक होता है, यानी कि ये एकांकीय होता है। तो स्टूडेंट, नाटक में तो कई घटनाओं का क्रमिक विकास होता है, लेकिन हमारी जो एकांकी होता है उसमें जो घटना होती है वो एक ही केंद्र में रहती है। साथ ही नाटक में कई पात्र होते हैं और एकांकी में जो पात्र है वो बहुत ही सीमित होते हैं। नाटक का जो उद्देश्य है वो व्यापक जीवन चित्रण होता है, यानी कि विस्तृत कथानक इसमें होती है जिससे कि जीवन का व्यापक चित्रण हो सके। लेकिन जो हमारी एकांकी है इसमें संक्षिप्त संवाद होने के कारण इसका जो उद्देश्य होता है वो किसी एक समस्या, भाव को उभारना होता है या उस पर ही केंद्रित होता है। तो नाटक नदी की तरह है और एकांकी उस नदी की सबसे तेज लहर। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एकांकी और नाटक में अंतर।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है आधुनिक युग में एकांकी की सफलता के कारण। तो अब हम जान लेते हैं, अब सवाल उठता है कि आज के समय में एकांकी इतनी लोकप्रिय क्यों है। तो स्टूडेंट इसके पीछे कई कारण है। तो आधुनिक जीवन की व्यवस्था और समय अभाव के कारण लोग लंबे नाटकों के स्थान पर संक्षिप्त रचनाओं को अधिक पसंद करने लगे। तो स्टूडेंट समय की कमी सबसे बड़ा कारण आता है। तो आज का इंसान व्यस्त है, लंबे नाटक देखने का समय नहीं, लेकिन 20 से 30 मिनट की एकांकी पूरी बात कह देती है। तो एकांकी कम समय में मंचित किया जा सकता है और सीमित साधनों में प्रस्तुत हो जाता है। इसके बाद सेकंड आता है हमारा सेकंड कारण आता है वो आता है सामाजिक, पारिवारिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को एकांकी के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो स्टूडेंट आधुनिक जीवन में जो समस्याएं है वे बहुत ही गहरी है, यानी कि जैसे तनाव, रिश्ते, नैतिक द्वंद। तो एकांकी इन सबको सीधे और प्रभावी ढंग से भी हमें दिखाती है। इसके अलावा विद्यालयों, महाविद्यालयों और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एकांकी का प्रयोग सरल और उपयोगी सिद्ध हुआ। तो स्टूडेंट मंचन में सरलता भी हुई क्योंकि इसमें कम पात्र, कम सेट, कम खर्च। तो स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं में एकांकी सबसे उपयोगी साबित हुई। फोर्थ जो हमारा रीजन आता है, जो कारण आता है वो आता है रेडियो और टेलीविजन, यानी कि रेडियो, दूरदर्शन और मंच कार्यक्रमों ने भी एकांकी को लोकप्रिय बनाया। तो रेडियो ने नाटक, टीवी कार्यक्रमों ने एकांकी को घर घर तक पहुंचाया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे इनके लोकप्रिय के कारण, यानी कि आधुनिक युग में एकांक की सफलता के कारण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वर्तमान समय में एकांकी की प्रासंगिकता को लेकर। तो स्टूडेंट आज भी एकांकी उतनी ही जरूरी है जितने पहले थी। तो आज के युग में जब जीवन तनावपूर्ण और समयग्रस्त है, तो एकांकी सामाजिक विसंगतियों, पारिवारिक संघर्षों, नैतिक मूल्यों और मानव संबंधों को उजागर करने का सशक्त माध्यम बन गई है। तो सामाजिक विसंगतियों, पारिवारिक संघर्ष, नैतिक मूल्य, मानवीय संवेदना, इन सबको एकांकी कम समय में गहरे असर के साथ प्रस्तुत करती है। तो स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में भी जो एकांकी है वो छात्रों के आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति क्षमता, व्यक्तित्व विकास में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायक है। तो इसलिए आज के समय में जो इसकी उपयोगिता है ये और ज्यादा बढ़ गई है। तो यही था हमारा वर्तमान समय में एकांकी की प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि जो हमारा एकांकी है वो केवल नाटक का एक छोटा रूप है, लेकिन जो हमारा नाटक है वो हमारा थोड़ा लॉन्ग होता है। तो स्टूडेंट जो हमारा एकांकी है इसका अपनी अलग ही स्वतंत्र पहचान और विशेषताएं होती है। तो आधुनिक जीवन में अगर हम इसकी जरूरत के अनुसार देखें तो इसकी संक्षिप्तता, इसकी विषय वस्तु, इसकी तीव्र प्रभाव और स्पष्ट उद्देश्य इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाते हैं जितना कि ये पहला था। तो स्टूडेंट कम समय में गहरी बातों को कहना, ये हमारी एकांकी को हिंदी साहित्य की एक जीवंत और महत्वपूर्ण विधा बनाते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए एकांकी हिंदी नाट्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण और जीवंत विधा के रूप में स्थापित है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार। इसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कहानी विधा का सामान्य परिचय देते हुए हिंदी कहानी के विकास पर विस्तार से प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर हमें कहानी विधा का परिचय देना है और उसके विकास के बारे में बताना है। यहीं पर हमसे अथवा करके पूछा गया कहानी के तत्वों का विवेचन कीजिए तथा हिंदी कहानी में उनकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट कहानी के तत्व और हिंदी कहानी में उनकी भूमिका को भी हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे हिंदी साहित्य में कहानी गद्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय विधा है। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा कि कुछ ही पन्नों की कहानी कभी हमें रुला देती है, कभी झकझोर देती है और कभी यह हमें अपने ही जीवन से मिला देती है। तो ना तो ये एक लंबा उपन्यास है, ना भारी भरकम नाटक, फिर भी जीवन का पूरा सच ये सामने रख देती है। तो स्टूडेंट यह हमारी कहानी विधा, तो यह हमारे मानव जीवन की छोटी छोटी घटनाओं, अनुभूतियों, इन सभी को प्रस्तुत करती है। और आज के समय में जो कहानी विधा है इसने विशेष विकास किया और सामाजिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक सभी माध्यम से ये सशक्त बनी। तो स्टूडेंट जहां पर हमारे हिंदी विकास में जहां पर एक और समय के साथ विषय वस्तु में परिवर्तन आया, वहीं यहाँ पर हमारे दूसरी ओर जो कहानी के तत्व है उन्होंने इसको सशक्त साहित्य रूप भी प्रदान किया।
तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य विवेचन या मुख्य भाग का आता है। तो स्टूडेंट मुख्य विवेचन में हम सबसे पहले बात करेंगे कहानी विधा का सामान्य परिचय को लेकर। तो सबसे पहले हम कहानी विधा के सामान्य परिचय देख लेते हैं। तो स्टूडेंट कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें जीवन के किसी एक अंश या घटना के या एक भाव को संक्षिप्त या प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। तो स्टूडेंट कहानी गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें जीवन की किसी एक घटना, एक अनुभव या एक भाव को संक्षिप्त, प्रभावशाली और कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका जो उद्देश्य होता है वो आता है पाठक पर एक ही प्रभाव छोड़ना, और इसमें ना तो अनावश्यक विस्तार होता है बल्कि इसमें पात्र भी कम होते हैं और कथा सीधे मुद्दों पर भी आती है। तो स्टूडेंट जैसे कि गरीबी, प्रेम, संघर्ष, स्त्री पीड़ा या सामाजिक अन्याय, कहानी इन्हें सीधे हमारे दिल तक पहुंचा देती है। तो हिंदी कहानी में यथार्थ, संवेदना और सामाजिक चेतना का विशेष महत्व है। तो यही था हमारी कहानी विधा का सामान्य परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदी कहानी का विकास। तो अब हम जान लेते हैं हमारे हिंदी कहानी का विकास किस तरीके से हुआ। तो स्टूडेंट सबसे पहला हमारा आरंभिक काल आया। तो हिंदी कहानी का आरंभ आधुनिक काल में माना जाता है। तो स्टूडेंट हिंदी कहानी का जो आरंभ है वो आधुनिक काल में माना जाता है। तो जो शुरुआती कहानियां होती थी वे अनुवाद पर आधारित होती थी और वे नैतिक शिक्षा देने वाली होती थी। उसके बाद हमारा जो भारतेंदु युग था उसमें कहानी विधा को विशेष महत्व नहीं मिला, लेकिन जो हमारा द्विवेदी युग आया इस युग में कहानी की नींव पड़ी गई। तो स्टूडेंट इस समय भाषा शुद्ध हुई और सामाजिक चेतना विकसित हुई। उसके बाद आया हमारा प्रेमचंद युग, जिसे हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं कहानी का। तो स्टूडेंट अगर हिंदी कहानी का असली विकास कहीं हुआ तो वह हमारे मुंशी प्रेमचंद जी के साथ हुआ, और उन्होंने ही कहानी को यथार्थवाद बनाया। किसान, मजदूर, स्त्री और दलित जीवन से उन्होंने उसको जोड़ा। साथ ही स्टूडेंट उनकी जो कहानियां हैं जैसे कि हमारी पुस की रात हो गई, कफन हो गई, ईदगाह हो गई, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय पर थी। तो उसके बाद हमारा प्रेमचंदोत्तर काल आया। तो इस काल में जो कहानी थी वे मनोवैज्ञानिक बनी, भाव प्रधान बनी और प्रयोगशाली हुई। तो स्टूडेंट इसके बाद जो हमारी नई कहानी आंदोलन था उसने व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा, तनाव और संबंधों के रिश्तों की जटिलता को उभारा, और आखिर में आता है हमारा आधुनिक काल। तो आज की हिंदी कहानी जो है वो स्त्री विमर्श, राजनीतिक चेतना, सामाजिक अन्याय और समकालीन समस्याओं को सशक्त रूप से प्रस्तुत कर रही है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हमारा जो हिंदी कहानी है उसका विकास हुआ। सबसे पहले हमारा जो इसका प्रारंभ है वो हमारा आधुनिक काल में हुआ, उसके बाद द्विवेदी युग में, उसके बाद प्रेमचंद युग में जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसका, उसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग में, फिर नई कहानी आंदोलन, और फिर आखिर में हमारा आधुनिक काल। तो यही था हमारा हिंदी कहानी का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कहानी के तत्वों का विवेचन। तो अब हम कहानी के प्रमुख तत्व देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा तत्व आता है स्टूडेंट वो आता है कथानक। तो कथानक कहानी की आत्मा होती है। यहाँ घटनाओं का क्रमबद्ध और संगठित रूप है जिसके माध्यम से कथा आगे बढ़ती है। तो कहानी की आत्मा कथानक होता है। ये एक घटनाओं का क्रमबद्ध और संगठित रूप है, यही हमारी कहानी को आगे बढ़ाता है। इसके बाद सेकंड जो तत्व आता है वो आता है पात्र। तो स्टूडेंट पात्र कहानी को जीवंत बनाते हैं, और कम पात्रों में भी अगर चरित्र मजबूत हो जो हमारी कहानी है वो यादगार बन जाती है, जैसे कि हमारा ईदगाह का हामिद है। तो पात्र कम होने पर भी उनका चरित्र सशक्त होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है तत्व वो हमारा संवाद आता है। तो संवाद कहानी में गति लाते हैं, साथ ही ये अच्छे जो संवाद होते हैं वे पात्रों की मानसिक स्थिति को भी दर्शाते हैं और उनकी मन स्थिति को भी स्पष्ट करते हैं। तो यही था हमारा संवाद। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा तत्व आता है वो आता है देश, काल और वातावरण। तो स्टूडेंट कहानी का जो समय और परिवेश होता है वो उसकी यथार्थता को मजबूत करता है। तो वातावरण ही पाठक को कथा से जोड़ने में सहायक होता है। तो यही था हमारा देश, काल और वातावरण। इसके बाद नेक्स्ट जो तत्व आता है वो आता है भाषा शैली। तो कहानी की जो भाषा होती है वो सरल होती है, स्वाभाविक होती है और भावानुकूल होनी चाहिए। तो शैली ही कहानी की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो तत्व आता है वो उद्देश्य या संदेश का आता है। तो प्रत्येक कहानी जो होती है हमारी, हर कहानी का किसी न किसी जीवन सत्य या संदेश को प्रस्तुत करने का उद्देश्य है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करती हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि हर कहानी का कुछ ना कुछ उद्देश्य या कुछ ना कुछ संदेश जरूर होता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ तत्व जो कि मैंने आपको बता दिए, कहानी के मूल तत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हिंदी कहानी में तत्वों की भूमिका को लेकर।
तो स्टूडेंट इन सभी तत्वों के समुचित संयोजन से कहानी पूर्ण रूप ग्रहण करती है। तो कहानी तभी सफल होती है जब उसके सभी तत्व संतुलित हो। तो स्टूडेंट कथानक आधार देता है, साथ ही पात्र भाव पैदा करता है और संवाद कहानी को सजीव बनाते हैं, और जो हमारा भाषा और वातावरण है ये प्रभाव को बढ़ाते हैं और कहानी को सार्थक बनाते हैं। तो इन्हीं सभी तत्वों के कारण ही स्टूडेंट हिंदी कहानी आज भी लोकप्रिय और प्रभावशाली है। तो इनका संतुलित प्रयोग से ये जो विधा है ये लोकप्रिय और प्रभावशाली बनी। तो यही थी हमारी हिंदी कहानी में तत्वों की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्षतः हम स्टूडेंट यही कह सकते हैं कि जो कहानी है वो हिंदी साहित्य की एक सशक्त और जीवंत विधा है। तो कहानी विधा हिंदी साहित्य की सबसे सशक्त और जीवंत विधा है। तो समय के साथ साथ इसके विषय बदले, साथ ही शैली बदली, और लेकिन ये मानव जीवन का जो यथार्थ था वो हमेशा इसके केंद्र में ही रहा। तो स्टूडेंट जो कहानी के तत्व है जैसे कि कथानक, पात्र, संवाद, भाषा, वातावरण, तो ये सभी इसके मजबूत स्तंभ है जिनके बिना जो कहानी है वो अधूरी मानी जाती है। तो स्टूडेंट इसी कारण जो हिंदी कहानी है वो आज भी पाठकों के मन को छूती है और समाज को आईना दिखाती है। तो आज भी इसकी जो प्रासंगिकता है वो ऐसे ही बनी हुई है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है, अनमोल रतन कहानी का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए, अथवा अनमोल रतन कहानी में दिल फिगार की चरित्र का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर हमसे अनमोल रतन कहानी का प्रतिपाद और दिल फिगार का चरित्र चित्रण हमें करना है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे, अनमोल रतन हिंदी कहानी साहित्य की एक भावपूर्ण एवं विचार प्रधान कहानी है जिसमें लेखक ने मानवीय मूल्यों की सार्थकता को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। तो स्टूडेंट एक ऐसी कहानी जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में धन ही सबसे बड़ी संपत्ति है, क्या चमक दमक ही जीवन की सफलता है। तो स्टूडेंट आप एक बार इमेजिन कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, सम्मान नहीं है, समाज की नजरों में वह तुच्छ है, तो लेकिन उसके पास स्टूडेंट प्रेम, करुणा, सहानुभूति, त्याग ये सब है। तो यही कहानी थी हमारी अनमोल रतन की। तो जो हमारी ये अनमोल रतन कहानी है ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, जो हमारी ये अनमोल रतन कहानी है ये हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, और इसका जो केंद्रीय पात्र है वो दिल फिगार है। तो इसके चरित्र के माध्यम से जो हमारे प्रेमचंद जी है उन्होंने समाज के उपेक्षित वर्ग की महानता, उदारता और संवेदनशीलता को उजागर किया। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग या मुख्य विवेचन का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे अनमोल रतन कहानी का प्रतिपाद। तो अनमोल रतन कहानी का प्रतिपाद हम देखेंगे। तो अनमोल रतन कहानी का प्रतिपाद ये है कि स्टूडेंट कि यह सच्चे मूल्य भारी संपत्ति में नहीं बल्कि मानव हृदय की पवित्र भावनाओं में निहित होती है। तो मानवीय मूल्य ही जीवन के सच्चे अनमोल रतन है। तो जो समाज है वो अक्सर ये मानता है कि जो धन और वैभव है वो ही हमारे सम्मान का मापदंड है, लेकिन जो हमारा लेखक है वो इस सोच को बिल्कुल ही खंडन करता है और उसको खारिज करता है। वो कहता है कि प्रेम, त्याग और करुणा जैसे जो गुण है, जो सहानुभूति है, तो ये सभी गुण ही किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान होते हैं। तो स्टूडेंट कहानी हमें यही संदेश देती है कि जो भी व्यक्ति समाज की नजरों में भले ही छोटा हो, अगर उसके भीतर मानवता है तो वही वास्तव में महान है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से दिल फिगार का जो जीवन और व्यवहार था वो हमारे इसी सत्य रूप को प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत करता है, और इसके माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं है वे क्षणिक सुख प्रदान करती है, परंतु मानवीय मूल्य ही हमारी स्थायी आनंद और संतोष देती है। तो स्टूडेंट जो लेखक है वे उस प्रवृत्ति को भी बात करते हैं जिसमें भारी चमक दमक को महत्व दिया जाता है और सच्चे गुणों को अनदेखा कर दिया जाता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अनमोल रतन है वो उस मानवीय गुण का प्रतीक है जो दिखने में साधारण किंतु वे मूल्य में अमूल्य होते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा
अनमोल रतन कहानी का प्रतिपाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है दिल फिगार के चरित्र का विश्लेषण, यानी कि दिल फिगार का चरित्र चित्रण। तो स्टूडेंट सबसे कहान महत्वपूर्ण पात्र है इसका दिल फिगार, तो उसके चरित्र के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मानवीय संवेदना से युक्त पात्र। तो दिल फिगार का चरित्र गहन मानवीय संवेदना से परिपूर्ण है। तो स्टूडेंट जो दिल फिगार था वो दूसरे के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करता था, वो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता था और उसकी करुणा ही उसे साधारण व्यक्ति से असाधारण बनाती है। तो यही थी मानवीय संवेदना से युक्त पात्र। सेकंड आता है हमारा निस्वार्थ त्याग की भावना। तो जो दिल फिगार था वो अपने सुख से पहले दूसरों के कल्याण को देखता था, उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका त्याग। तो वह अपने सुख और हित को त्याग कर दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देता था और उसके त्याग की कहानी के संदेश को ही सबसे मजबूत आधार प्रदान किया गया है। तो यही था निस्वार्थ त्याग की भावना। इसके बाद थर्ड हमारा आता है सरलता और निष्कपटता। तो स्टूडेंट उसके व्यवहार में कोई भी दिखावा या कोई भी छल नहीं था, यानी कि उसका जो स्वभाव था वो अत्यंत सरल और निष्कपट था। उसमें किसी भी तरह का छल कपट नहीं था। वह जैसा है वैसा ही उसका व्यवहार करता और उसके पाठक के अत्यंत निकट ले जाता। तो वह जैसा है वैसा ही है और यही उसे महान बनाता है। तो यही था सरल और निष्कपट स्वभाव। इसके बाद फोर्थ आता है सामाजिक उपेक्षा का शिकार फिर भी महान। तो दिल फिगार समाज के उस वर्ग से संबंधित है जिसे प्राय तुच्छ समझा जाता है। तो स्टूडेंट समाज उसे महत्व नहीं देता, फिर भी दिल फिगार किसी से घृणा नहीं करता। उसका जो आचरण है वो सिद्ध करता है कि उसकी आत्मिक महानता ही सबसे बड़ी चीज है। तो महानता सामाजिक स्थिति से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से मापी जाती है। तो यही था सामाजिक उपेक्षा का शिकार फिर भी महान। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ आता है वो हमारा आता है नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधि। तो दिल फिगार नैतिकता, करुणा और मानवता जैसे मूल्यों का प्रतिनिधि पात्र है। तो स्टूडेंट जो दिल फिगार है वो मानवता, करुणा और नैतिकता का सजीव प्रतीक है और इसके माध्यम से लेखक बताता है कि नैतिक बल भौतिक शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। तो यही था हमारा नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कहानी का केंद्रीय आधार को लेकर। तो स्टूडेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं जो ये पूरी कहानी है ये दिल फिगार के चरित्र के ही इर्द गिर्द घूमती है। उसके बिना जो कहानी के उद्देश्य और भाव है वो अधूरे है, तो उसके बिना कहानी का प्रभाव अधूरा रह जाता है। तो यही था हमारे दिल फिगार के चरित्र चित्रण जो कि मैंने आपको कुछ पॉइंटों के माध्यम से बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रतिपाद और दिल फिगार का संबंध को लेकर। तो स्टूडेंट जो दिल फिगार का चरित्र है वो ही कहानी के प्रतिपाद का एक सजीव रूप है। तो स्टूडेंट कहानी के प्रतिपाद का जीवंत रूप है दिल फिगार का चरित्र। तो उसका जो त्याग, उसकी संवेदना और उसका जो मानवीय व्यवहार है यही हमें बताता है, यही सिद्ध करता है कि जो सच्चा अनमोल रतन है बल्कि वो कोई वस्तु नहीं बल्कि मानव हृदय की पवित्र मन की भावना, मानव हृदय के पवित्र भावना है। तो इसी प्रकार से जो चरित्र और प्रतिपाद है वे दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो यही था हमारा प्रतिपाद और दिल फिगार का संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो अब हम पूरा आंसर का उपसंहार देख लेते हैं। उपसंहार में हम देखेंगे कि स्टूडेंट जो अनमोल रतन है वो एक ऐसी कहानी है जो कि मानवीय मूल्यों को सशक्त प्रस्तुति करती है। तो यहीं पर जो दिल फिगार का जो चरित्र है वो हमें सिखाता है मनुष्य की महानता उसके धन से नहीं उसके गुणों से मापी जाती है। तो यही कारण है कि जो ये कहानी है स्टूडेंट ये पाठक के मन को छू लेती है और उसे बेहतर इंसान बनाने की प्रेरणा देती है और उसे मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले हम हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि हमने आपके लिए गिववे के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो मैं वीडियो के बीच में आपसे कहीं भी गिववे के क्वेश्चन पूछूंगा, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और तीनों करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए मैं आपसे गिववे के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो चलिए जो हमारा गिववे का क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है कि एकांक की विधा कितने अंकों में होती है। तो आपको बताना है जो हमारी एकांक की विधा है ये हमारे कितने अंकों की होती है वो आप बताइएगा
तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है हिंदी कहानी को यथार्थवादी दिशा देने वाले प्रमुख लेखक कौन है। तो जो हमारी हिंदी कहानी है उनको यथार्थवादी दिशा देने वाले जो प्रमुख लेखक है वे कौन है आपको बताना है, यानी कि किस काल में या किस लेखक ने हिंदी कहानी को यथार्थवादी दिशा प्रदान करी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है कि जो हमारा अनमोल रतन कहानी है उसका केंद्रीय पात्र कौन सा है। तो अनमोल रतन कहानी का आपका केंद्रीय पात्र आपको बताना है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 3 क्वेश्चन। तो आप सभी को इनका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो यही थे हमारे गिववे के क्वेश्चन। तो चलिए अब हम दोबारा हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है मलबे का मालिक कहानी की मूल संवेदना का विवेचना कीजिए अथवा मलबे का कहानी की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमें मूल संवेदना और विशेषता बतानी है मलबे का मालिक कहानी की। तो चलिए इस कहानी की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे मलबे का मालिक हिंदी की एक अत्यंत संवेदनशील और विचार उत्तेजक कहानी है जिसमें लेखक ने विभाजन कालीन सामाजिक मानसिक त्रासदी विस्थापन और मानवीय पीड़ा को अत्यंत मार्मिक रूप प्रस्तुत किया है। तो स्टूडेंट सोचिए जरा, जिस घर में आपने बचपन बिताया हो, जहां आपकी हंसी आपके सपने और आपकी यादें बसी हो, अगर एक दिन वही घर सिर्फ मलबा बन जाए तो आप उस मलबे के सामने खड़े हो बिना घर के बिना पहचान के बस यादों के सहारे। तो यही दर्द यही जो पीड़ा है यही हमें मिलती है हमारी मलबे का मालिक कहानी में। और ये जो कहानी है स्टूडेंट ये सिर्फ टूटे हुए सपनों की नहीं बल्कि टूटे हुए इंसानों की भी है जिन्हें विभाजन के एक ऐतिहासिक घटना ने चकनाचूर कर दिया। तो स्टूडेंट ये जो हमारी कहानी है मलबे का मालिक ये हमारी मोहन राकेश द्वारा जी लिखी गई है। तो मोहन राकेश ने ये कहानी लिखी है। तो स्टूडेंट ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मुख्य विवेचन या मुख्य भाग का। तो मुख्य विवेचन में हम सबसे पहले बात करेंगे मलबे का कहानी की मूल संवेदना। तो कहानी की मूल संवेदना सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो मलबे का मालिक कहानी की मूल संवेदना विस्थापन पीड़ा स्मृति और मानवीय करुणा से जुड़ी हुई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो विस्थापन की पीड़ा और मानवीय करुणा है वो हमें देखी गई है। तो यहाँ पर ये कहानी दिखाती है कि जब हमारा देश विभाजन हुआ तो उस समय लोगों ने न केवल अपनी जमीन और मकान खोए बल्कि अपने जीवन की सबसे अनमोल स्मृति और रिश्ते को भी वे पीछे छोड़ आए। तो यहाँ पर जो मलबा है वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि टूटे हुए सपने बिखरी हुई स्मृतियां और उजड़े हुए जीवन है। तो स्टूडेंट ये हमारा मलबा का प्रतीक था जो कि हमारा उस मानसिक और भावनात्मक विनाश का संकेत है जो कि विभाजन के कारण मनुष्य के भीतर घटित हुआ था। तो स्टूडेंट जिस व्यक्ति का कभी उस स्थान पर अधिकार होता था आज वो अपने ऐसा है और पीड़ित होकर उसको देखता है अपने घर के अवशेषों को। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो लेखक है वो दिखाता है कि सच्चा स्वामित्व कागजों या सत्ता से नहीं बल्कि भावनात्मक लगाव और स्मृतियों से जुड़ा हुआ होता है। तो कहानी यही दिखाती है कि जिस व्यक्ति का कभी उस घर पर अधिकार था आज वही व्यक्ति अपने घर के अवशेषों के सामने ऐसा खड़ा है। तो लेखक क्या स्पष्ट करता है कि सच्चा स्वामित्व कागजों से नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से होता है। तो स्टूडेंट जो कहानी की संवेदना है वो कहानी करुणा और सहानुभूति से ओतप्रोत है। तो इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है हमारी करुणा। तो लेखक किसी एक समुदाय को दोषी नहीं ठहराता बल्कि मानव पीड़ा को केंद्र में रखता है और कहानी पढ़ते समय पाठक केवल पढ़ता नहीं बल्कि उस दर्द को महसूस भी करता है। उसके मन में सहानुभूति संवेदनशीलता और मानवीय एकता की भावना भी जागती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा मलबे की कहानी मालिक की मूल संवेदना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मलबे का मालिक कहानी की प्रमुख विशेषताएं। तो अब हम इसकी कहानी की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं जिसमें हमारी सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है यथार्थवादी चित्रण को लेकर। तो कहानी में विभाजन कालीन यथार्थ का सजीव और धार्मिक चित्रण मिलता है। तो विभाजन कालीन जीवन का सजीव और मार्मिक चित्रण हमें इस कहानी में मिलता है जो कि इस कहानी को अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है और कहानी बनावटी न होकर जीवन की सच्चाइयों से जुड़ी हुई होती है। सेकंड हमारा आता है गहरी मानवीय संवेदना। तो स्टूडेंट कहानी में भावनुकता बनावटी नहीं है बल्कि स्वाभाविक और सच्ची है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता करुणा प्रधान संवेदना। तो लेखक मानव को बिना किसी अतिशोक्ति के प्रस्तुत करता है। इसके बाद हमारा जो
थर्ड आता है वो आता है प्रतीकात्मकता का प्रयोग। तो मलबा एक सशक्त प्रतीक है जो टूटे हुए घरों के साथ साथ टूटे हुए जीवन और स्मृतियों को भी दर्शाता है। तो मलबा एक शक्तिशाली प्रतीक है जो कि भौतिक और मानसिक विकास दोनों को ही दर्शाता है। इसके बाद फोर्थ आता है सरल और प्रभावशाली भाषा। तो स्टूडेंट कहानी की जो भाषा है वो सहज है, सरल है, सजीव और भावानुकूल है। तो जो पाठक को कथा से जोड़ती है। तो संवाद भी कम है लेकिन प्रभावपूर्ण है और कथा को भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं। तो यही थी सरल और प्रभावशाली भाषा। इसके बाद फिफ्थ हमारे आते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो स्टूडेंट देश विभाजन कहानी को सामाजिक और ऐतिहासिक महत्व भी देता है। सिक्स्थ आता है मनोवैज्ञानिक दृष्टि। तो पात्रों की जो आंतरिक पीड़ा और जो मानसिक द्वंद्व है वो गहराई से उभर कर इसमें आते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि का महत्व भी इसमें देखने को मिलता है। सेवंथ आता है संक्षिप्तता और प्रभाव। तो कहानी संक्षिप्त होते हुए भी गहरा प्रभाव छोड़ती है। कहानी छोटी है लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा है। अनावश्यक विस्तार से बचते हुए जो लेखक है वो मूल संवेदना पर ही केंद्रित रहता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे मलबे का मालिक कहानी की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मूल संवेदना और विशेषताओं का संबंध। तो कहानी की जो विशेषताएं है वो ही उसकी मूल संवेदना को मजबूत बनाती है। तो यहाँ पर जो यथार्थ और प्रतीक है, भाषा और मनोवैज्ञानिक दृष्टि है, इन सबके मेल से ही जो पाठक है वो विभाजन की त्रासदी पाठक के मन में जीवंत हो उठती है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी मूल संवेदना और विशेषताओं का संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम देखेंगे कि मलबे का मालिक केवल एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित कहानी नहीं बल्कि यह मानव पीड़ा, स्मृति और संवेदना की गहन अभिव्यक्ति है। तो सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं बल्कि मानवीय पीड़ा और स्मृति की गहरी अभिव्यक्ति ये है। और ये कहानी हमें सिखाती है इतिहास की घटनाओं कितनी गहराई तक मानव जीवन को प्रभावित करती है। और यही कारण है कि ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और मार्मिक है जितनी की पहले थी। तो ये हमें अतीत की गलतियों से सीख लेने और मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया उत्साह निबंध की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए अथवा उत्साह निबंध के नैतिक स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर हमें भाषा शैली और नैतिक स्वरूप को बताना है। तो चलिए इसकी प्रस्तावना लिख लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे उत्साह निबंध हिंदी साहित्य की एक विचार प्रदान और प्रेरणादायक रचना है जिसमें लेखक ने मानवीय जीवन में उत्साह और महत्व को रेखांकित किया है। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान कठिन परिस्थितियों में टूट क्यों जाता है और दूसरे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है? तो असल में जो दोनों के बीच फर्क होता है वो होता है उत्साह का। तो स्टूडेंट जो उत्साह है वो एक तरीके से विचार प्रदान और प्रेरणादायक निबंध होता है। तो इसमें लेखक मानता है कि उत्साह ही जीवन की असली शक्ति है। अगर जीवन एक गाड़ी है तो उत्साह उसका इंजन है। तो ये जो निबंध है ये केवल विचारात्मक नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का एक नैतिक मार्गदर्शन भी है। तो अगर इंजन बंद हो जाए तो गाड़ी कितनी भी सुंदर क्यों न हो आगे नहीं बढ़ती। साथ ही इसकी जो भाषा शैली है वो सरल, प्रभावपूर्ण और प्रभावशाली है, लेकिन इसका जो नैतिक स्वरूप है वो मानव को सकारात्मक जीवन दृष्टि अपनाने की प्रेरणा देता है। स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं जो ये हमारा उत्साह निबंध है ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये उत्साह निबंध है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मुख्य विवेचन या मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे भाषा और शैली की, यानी कि उत्साह निबंध की भाषा शैली। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता आती है वो आती है सरल और सहज भाषा। तो उत्साह निबंध की भाषा शैली इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। लेखक ने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए सरल, सहज और सांस्कृतिक निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। तो इस निबंध की जो भाषा है वो बहुत ही सरल, साफ और प्रभावशाली है। न तो बहुत ही भारी भरकम शब्द है और न ही कठिन संस्कृत निष्ठ भाषा। तो स्टूडेंट जैसे एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को आसान भाषा में समझाता है वैसे ही भाषा में लेखक अपने विचार रखते हैं।
तो स्टूडेंट मान लीजिएगा, उदाहरण के रूप में अगर आप देखिए, मान लीजिएगा गांव का एक साधारण युवक यह निबंध पढ़ रहा है, तो भाषा कठिन होती तो वह छोड़ देता, लेकिन सरल भाषा में होने के कारण वह पूरे निबंध से जुड़ जाता है। तो स्टूडेंट इसमें न ही अनावश्यक अलकरण है, जिससे कि सामान्य पाठक भी सहज रूप से विचारों को ग्रहण कर सकता है। तो ये तो हमारा हो गया सरल और सहज भाषा। इसके बाद सेकंड हमारा आता है, इसकी जो शैली है वो विचारात्मक एवं विवेचनात्मक है। तो लेखक सिर्फ इसमें उपदेश ही नहीं देता स्टूडेंट, बल्कि वो तर्क, जीवन अनुभव के माध्यम से बातों को समझाता है। तो कहीं कहीं पर जो शैली है वो प्रेरणात्मक और भावनात्मक हो जाती है, जो कि सीधे पाठक के मन को छूती है। तो स्टूडेंट ऐसा लगता है जैसे जो लेखक है वो सामने बैठकर कह रहा हो कि हार मत मानो, उत्साह बनाओ रखो। तो स्टूडेंट यही थी हमारा विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली। इसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है वाक्य रचना और अलंकार को लेकर। तो वाक्य रचना संतुलित और प्रभावपूर्ण है। तो वाक्य छोटे और बड़े दोनों ही तरीके के इसमें वाक्य है, प्रभाव भी बना रहता है। अलंकार इसमें बहुत ही कम है और उपदेशात्मक शैली इसमें अपनाई गई है, किंतु वह बोझिल नहीं लगती, लेकिन उसका सहज रूप है वो पाठक को प्रभावित करता है। स्टूडेंट जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें अलंकारों का जो प्रयोग है वो भी सीमित है, जिससे कि भाषा में ओज और प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसी तरीके से जो निबंध की भाषा शैली है वो सरल होते हुए भी विचार समृद्ध और प्रभावशाली और प्रेरणादायक है। तो यही थी हमारी उत्साह निबंध की भाषा शैली। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है उत्साह निबंध का नैतिक स्वरूप को लेकर। तो अब हम उत्साह निबंध का नैतिक स्वरूप देख लेते हैं। तो नैतिक स्वरूप में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्साह एक नैतिक गुण के रूप में। तो उत्साह निबंध का नैतिक स्वरूप अत्यंत सशक्त और प्रेरणापद है। लेखक उत्साह को केवल मानसिक अवस्था नहीं बल्कि नैतिक जीवन का आधार मानता है। तो स्टूडेंट लेखक उत्साह को सिर्फ मन की स्थिति नहीं मानते, बल्कि उसे नैतिक जीवन का आधार बताते हैं। उसके अनुसार जो उत्साहहीन व्यक्ति है स्टूडेंट, वो न तो स्वयं की प्रगति कर सकता है और न ही वो समाज के लिए आगे बढ़ सकता है। तो उत्साहहीन व्यक्ति जो होगा वो न खुद आगे बढ़ सकता है, न समाज का भला कर सकता है। तो यही था हमारा उत्साह एक नैतिक गुण। सेकंड हमारा आता है जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण। अगर हम इसमें देखें स्टूडेंट, तो एक छात्र बार बार असफल होता है। अगर वह हिम्मत छोड़ दे तो सब खत्म है, लेकिन अगर वो उत्साह बनाए रखे तो वही असफलता उसे सफलता की ओर ले जाती है। और यही जो संदेश है, यही संदेश हमारा उत्साह देता है। तो स्टूडेंट ये हमारा उत्साह मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी और आत्मविश्वासी बनता है। तो उत्साह के बिना साहस, धैर्य और नैतिक शक्ति संभव नहीं है। तो लेखक कहता है कि उत्साह ही व्यक्ति को निराशा, भय और आलस्य से दूर रखता है। तो यही था हमारा उसका एक तरीके से नैतिक संदेश। उसके बाद जो हमारा थर्ड आता है वो हमारा आता है नकारात्मकता से वृद्धि। तो स्टूडेंट ये जो निबंध है स्टूडेंट, ये सकारात्मक दृष्टिकोण, कर्मठता और आत्मबल को स्थापित करता है। तो इसमें जो पाठक है वो लेखक जो है वो पाठक को प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में उत्साह बनाए रखना चाहिए। यही हमारा एक सच्चा नैतिक आचरण है। तो लेखक कहते हैं कि उत्साह व्यक्ति को निराशा, भय, आलस्य से दूर रखता है और उत्साह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहना ही एक सच्चा नैतिक आचरण है। तो स्टूडेंट जो हमारा नैतिक दृष्टि से ये जो निबंध है, ये व्यक्ति और समाज के दोनों के लिए उपयोगी है। ये हमारे मनुष्य को तो आत्मोन्नति के साथ सामाजिक दायित्व के निर्वहन की प्रेरणा देता है। तो इसी तरीके से जो उत्साह है वो निबंध एक नैतिक प्रेरणात्मक निबंध के रूप में भी सफल माना जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा उत्साह निबंध का नैतिक स्वरूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भाषा शैली और नैतिक स्वरूप के संबंध को लेकर। तो स्टूडेंट जो हमारी भाषा शैली की बात करें तो इस निबंध की सबसे बड़ी खूबी यही है कि भाषा और विचार दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो स्टूडेंट उत्साह निबंध की जो भाषा है वो सरल ओजपूर्ण भाषा है और ये हमारे नैतिक संदेश को और ज्यादा प्रभावी बनाते हैं। तो यही कारण है कि जो निबंध है वो दिमाग ने नहीं सीधे दिल में उतर जाता है। तो भाषा और विचार एक दूसरे के पूरक है, जिससे कि ये निबंध का संदेश पाठक के हृदय तक सहज रूप से पहुंचता है। तो यही था हमारा भाषा शैली और नैतिक स्वरूप का संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में स्टूडेंट हम देखेंगे कि जो हमारा उत्साह निबंध है वो सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा में है, उच्च नैतिक विचार वाला है
और जीवन से जुड़ी प्रेरणा में प्रदान करता है। तो स्टूडेंट, इन सभी के कारण जो हिंदी निबंध है उसमें इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और ये जो निबंध है ये हमें सिखाता है कि हमें कर्मशील होना चाहिए, हमें आशावादी बनना चाहिए और उत्साह की जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनानी चाहिए। तो इसीलिए उत्साह निबंध आज भी उतना ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक बन जाता है हमारे लिए। तो स्टूडेंट, यही हमारा एक छोटा सा उपसंहार था जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, आचरण की सभ्यता निबंध का सार एवं प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए अथवा आचरण की सभ्यता निबंध में निहित उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमसे सार एवं प्रतिपाद और उद्देश्य पूछा गया है। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम लिखेंगे, आचरण की सभ्यता एक विचार प्रधान एवं नैतिक निबंध है जिसमें लेखक ने सच्ची सभ्यता की अवधारणा को स्पष्ट किया है। तो स्टूडेंट, क्या अच्छे कपड़े पहन लेना, अंग्रेजी बात बोल लेना और आधुनिक दिखना ही सभ्यता है? अगर ऐसा है तो फिर असभ्य व्यवहार करने वाले पढ़े लिखे लोग सभ्य कैसे कहलाते हैं? तो इसी सवाल का जवाब देता है हमारा हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध निबंध आचरण की सभ्यता। तो स्टूडेंट, यह मनुष्य के आचरण, व्यवहार और नैतिक मूल्यों से जुड़ा एक निबंध है। और ये जो निबंध है स्टूडेंट, ये एक विचार प्रधान और नैतिक निबंध है। तो लेखक आधुनिक समाज की सोच पर प्रश्न उठाता है जहां पर कि जो हमारा सभ्यता है उसको केवल बाहरी दिखावे से जोड़ दिया गया है। तो लेखक साफ शब्दों में कहता है कि सच्ची सभ्यता कपड़ों से नहीं बल्कि आचरण में होती है। तो स्टूडेंट, मानवीय आचरण की शुद्धता और नैतिकता के जीवन का वास्तविक आधार ये सिद्ध करता है। स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं, जो ये हमारा आचरण की सभ्यता निबंध है ये हमारा सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। तो सरदार पूर्ण सिंह जी ने ये निबंध लिखा है। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मुख्य विवेचन या मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे आचरण की सभ्यता निबंध का सार। तो इस निबंध का सार यही है कि मनुष्य की असली पहचान उसके व्यवहार से होती है, न कि उसके बाहरी रहन सहन से। तो स्टूडेंट, मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके आचरण से होती है, उसके बाहरी रहन सहन से नहीं। तो इसमें लेखक जो है वो कहता है कि आधुनिक समय में जो लोग हैं वो स्वयं को सभ्य दिखाने के लिए फैशन, भाषा और आडंबरा का सहारा लेते हैं, लेकिन उसके जो व्यवहार होते हैं उसमें विनम्रता, सहानुभूति और नैतिकता का भाव दिखने को लगता है। मान लीजिएगा एक व्यक्ति महंगे कपड़े पहनता है, बड़ी गाड़ी में चलता है, लेकिन अपने नौकर, गरीब या कमजोर व्यक्ति से बदतमीजी से बात करता है। तो अब बताइए, क्या ऐसा व्यक्ति सच में सभ्य कहलाएगा? जी बिल्कुल नहीं। तो लेखक किसी दिखावटी सभ्यता की आलोचना करता है। वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के आचरण में विनम्रता, सहानुभूति, सम्मान, नैतिकता नहीं है तो उसकी बाहरी सभ्यता भी बेकार है। तो निबंध में यही विचार बताया गया है कि यदि व्यक्ति का आचरण शुद्ध और मानवीय नहीं है तो उसकी जो बाहरी सभ्यता है वो भी बेकार है। और इसी को उसने उदाहरणों के माध्यम से बताया कि सच्ची सभ्यता वही है जिसमें दूसरों के प्रति सम्मान, सहिष्णुता, करुणा हो। तो स्टूडेंट, समाज हमारा तभी उन्नत और स्वस्थ बन सकेगा जब उसके नागरिक अपने आचरण में नैतिक मूल्यों को अपनाए, न कि हमारे भारी मूल्यों को। तो यही था हमारा मुख्य विवेचन यानी कि आचरण की सभ्यता निबंध का सार। इसके बाद हम इस निबंध का प्रतिपाद भी देख लेते हैं। तो प्रतिपाद में हम देखेंगे कि सभ्यता का वास्तविक मापदंड मनुष्य का नैतिक और सामाजिक आचरण है। तो स्टूडेंट, प्रतिपाद में हम यही कह सकते हैं, इसमें लेखक ये सिद्ध करता है कि शिक्षित होना, आधुनिक साधनों का प्रयोग करना, बड़े पद पर होना, ये सब सभ्यता की गारंटी नहीं है। तो इनसे भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है वो है दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे हमें निबंध यही संदेश देता है स्टूडेंट कि यदि व्यक्ति अपने आचरण में संयम, शिष्टता और मानवता को स्थान देता है तो तभी वो सच्चे धर्म में सभ्य कहलाता है। तो आचरण की सभ्यता व्यक्ति को समाज में सम्मान और विश्वास दिलाती है। तो उदाहरण के लिए आप समझिएगा, एक अनपढ़ व्यक्ति अगर दूसरों से प्रेम, सम्मान और सहानुभूति से बात करता है तो वह उस पढ़े लिखे व्यक्ति से कहीं अधिक सभ्य है जो दूसरों का अपमान करता है। तो यही हमारे इस निबंध का एक तरीके से केंद्रीय विचार है।
तो यही था हमारा निबंध का प्रतिपाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आचरण की सभ्यता निबंध में निहित उद्देश्य। तो चलिए इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि लेखक ये निबंध क्यों लिखता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट जो है वो है नैतिक चेतना की ओर ले जाना। तो लेखक कहते हैं कि पाठक दिखावटी सभ्यता से ऊपर उठकर अपने व्यवहार में सुधार लाए, और वे कहना चाहते हैं कि लोग जो है वे भारी प्रगति से समाज उन्नत नहीं बनेगा जब तक उसके सदस्यों का जो आचरण शुद्ध ना हो। तो दिखावटी सभ्यता पर प्रहार करना, व्यक्ति को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। लेखक चाहता है कि लोग अपने कपड़े, भाषा और स्टाइल से ज्यादा अपने व्यवहार पर ध्यान दें। तो स्टूडेंट इस निबंध का उद्देश्य व्यक्ति को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करना, सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराना और मानवीय जीवन को अपनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो ये जो निबंध है ये सामाजिक सुधार ही नहीं है बल्कि एक नैतिक आदर्शों को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी है। तो आज के समय में सोशल मीडिया पर सभ्य दिखना आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में संयम, सहनशीलता और मानवता निभाना कठिन है। तो ये निबंध अंदर से सभ्य बनने की एक प्रेरणा देता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आचरण की सभ्यता निबंध में निहित उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है सार, प्रतिपाद और उद्देश्य का संबंध। तो स्टूडेंट इस निबंध की जो खूबी है वो यही है कि इसका जो सार है वो विचार प्रस्तुत करती है, और जो प्रतिपाद है वो उसे सिद्ध करता है, और जो उद्देश्य है वो समाज को सुधार और दिशा देता है। तो सार में प्रस्तुति है, प्रतिपाद में उसका निष्कर्ष और उद्देश्य में उसका सामाजिक नैतिक लक्ष्य है। तो ये तीनों मिलकर ही निबंध को और ज्यादा प्रभावशाली और सार्थक बनाते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा सार, प्रतिपाद और उद्देश्य का संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो स्टूडेंट अंत में हम कह सकते हैं कि जो आचरण की सभ्यता निबंध है ये एक नैतिक निबंध है जो कि आधुनिक समाज को सच्ची सभ्यता का अर्थ समझाता है। तो ये निबंध हमें सिखाता है कि जो वास्तविक सभ्यता है वो जरूरी है, भारी आडंबर नहीं जरूरी। तो हमें सदाचार, सहानुभूति और नैतिक व्यवहार हमारे अपनाना चाहिए। तो इसी कारण से जो ये निबंध है ये आज के समय में भी पूर्णतः प्रासंगिक माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है दीपदान एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए, अथवा दीपदान एकांकी के मूल संवेदना को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर लिख लेते हैं एक छोटी सी प्रस्तावना से। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना लिख लेते हैं। प्रस्तावना में हम लिखेंगे दीपदान एकांकी साहित्य की अत्यंत भाव प्रधान और विचार उत्तेजक रचना है। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा कि सच्चा पुण्य क्या होता है? मंदिर में दिया जलाना या किसी दुखी इंसान के जीवन में आशा का दीप जलाना? तो इसी सवाल का जवाब देता है हमारा हिंदी साहित्य का एक प्रसिद्ध एकांकी दीपदान। तो स्टूडेंट जो दीपदान है वो एक भाव प्रधान और विचार उत्तेजक एकांकी है। तो इसमें लेखक करुणा, त्याग और मानवता जैसे मूल्यों को केंद्र में रखता है, और साथ ही इसमें कम पात्र और एक घटना और गहरी भावना, यही हमारे एकांकी की इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो स्टूडेंट जो एकांकी है, दीपदान एकांकी, यह केवल एकांकी विधा की विशेषताओं को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करता है, साथ ही उसके मूल भाव के कारण पाठक और दर्शक के मन पर भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं जो हमारी ये दीपदान एकांकी है ये हमारे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की ये दीपदान एकांकी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मुख्य भाग या मुख्य विवेचन का आता है। तो मुख्य विवेचन में हम सबसे पहले बात करेंगे दीपदान एकांकी की तत्वों के आधार पर समीक्षा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कथानक। तो दीपदान का कथानक सरल, संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण है। तो स्टूडेंट इसका जो कथानक है वो सरल, संक्षिप्त और अत्यंत प्रभावशाली है। तो पूरी कथा एक ही मुख्य घटना यानी कि दीपदान की क्रिया के इर्द गिर्द घूमती है। तो स्टूडेंट इसमें एक ही मुख्य घटना को केंद्र में रखा गया है, और इसमें कोई भी अनावश्यक विस्तार नहीं है, जिससे कि जो एकांकी का प्रभाव है वो और ज्यादा सशक्त हो जाता है। तो स्टूडेंट समझिएगा जैसे एक छोटा सा दीपक पूरे अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही यह छोटी सी कथा मन में बड़ा भाव जगा देती है। तो ये इसका कथानक था। सेकंड आता है पात्र योजना। तो एकांकी में जो पात्र है स्टूडेंट वो संख्या में कम है, लेकिन जो उनके भाव है वे बहुत ही गहरे हैं। तो हर पात्र का जो
त्याग, जो सेवा और जो करुणा है वो ही उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो स्टूडेंट पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो संक्षिप्त होते हुए भी दर्शक के मन में गहरी छाप छोड़ जाता है। तो यही हमारे एकांकी की एक विधागत विशेषता भी है। तो यही था हमारा पात्र योजना। इसके बाद थर्ड आता है संवाद। तो स्टूडेंट जो दीपदान के जो संवाद है वे सरल, भावपूर्ण और अर्थपूर्ण है। तो संवादों के माध्यम से जो पात्रों की मानसिक स्थिति और जो संवेदनाएं है वे हमें पता चलता है। तो कहीं भी जो संवेद है वो बोझिल या अनावश्यक हमें नहीं लगते हैं। तो यही था हमारा संवाद। इसके बाद फोर्थ आता है उद्देश्य। तो उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो इसका उद्देश्य है मानव सेवा, त्याग और करुणा की महत्ता को स्थापित करना। तो स्टूडेंट इसमें लेखक जो है वो संदेश देना चाहता है कि सच्चा धर्म दिखावे में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा में है। तो स्टूडेंट यही इसका उद्देश्य है। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं हम भाषा शैली की। तो इसकी जो भाषा है वो सरल, सहज और संस्कृत निष्ठ है। साथ ही जो शैली है वो भावनात्मक और प्रतीकात्मक है। तो स्टूडेंट जो कि हमारी संवेदना को गहराई प्रदान करती है वो भाषा पात्रों के अनुरूप है, जिससे कि कथ्य और ज्यादा प्रभावशाली बनता है। तो स्टूडेंट यही था हमारी भाषा शैली। इसके बाद सिक्स्थ आता है एक प्रभाव। तो पूरे एकांकी में करुणा और त्याग की जो भावधारा है ये लगातार बहती रहती है। तो इसी कारण से जो दृश्य या पाठक है उसके मन पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ता है और ये हमारे एकांकी की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा दीपदान एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है दीपदान एकांकी की मूल संवेदना उदाहरण सहित। तो स्टूडेंट अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, मूल संवेदना की। तो दीपदान की मूल संवेदना है त्याग, करुणा और मानवता। तो यहाँ पर जो दीपदान है स्टूडेंट वो सिर्फ कोई धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि हमारा आत्मिक प्रकाश और सेवा भाव का एक प्रतीक है। तो स्टूडेंट इसमें लेखक बताता है कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है तभी उसका जो जीवन है वो सार्थक बनता है। तो एकांकी में दीप जलाने की जो प्रक्रिया वो प्रतीकात्मक है और ये अंधकार में प्रकाश फैलाने का संकेत देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मानव करुणा दुख और पीड़ा के अंधकार को दूर करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम उदाहरण देखें, प्रतीकात्मक उदाहरण के अगर आप बात करें तो जब एक पात्र अपने कष्टों के बावजूद दूसरों के लिए दीप जलाता है तो वह यह सिखाता है कि सच्चा पुण्य वही है जो दूसरों के अंधकार को दूर करे। जैसे कि एक गरीब व्यक्ति अपने पास की आखिरी रोटी किसी भूखे को दे दे। तो यही जो भावना है ये हमारे दीपदान की आत्मा है। तो स्टूडेंट एकांकी की मूल संवादना को ही यह पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करता है। तो यही था हमारा दीपदान एकांकी की मूल संवेदना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है तत्व और मूल संवेदना का संबंध। तो स्टूडेंट जो दीपदान है उसमें कथानक, पात्र, संवाद, भाषा, तो ये जो सभी तत्व है ये मूल संवेदना को मजबूत बनाते हैं और जो हमारी संरचना और भावना है ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है और इसी से जो एकांकी है वो प्रभावशाली बनती है। तो यही था हमारा तत्व और मूल संवेदना का संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो उपसंहार में हम देखेंगे कि जो दीपदान एकांकी है वो एक सफल और प्रभावशाली एकांकी है। इसमें एकांकी के जो सभी तत्व है वे संतुलित है और इसकी जो मूल संवेदना है जो कि त्याग, करुणा और मानवता है तो स्टूडेंट ये पूरी तरीके से सामने आती है। तो ये जो एकांकी है सिर्फ साहित्यिक दृष्टि से नहीं बल्कि हमारा जो नैतिक और मानवीय दृष्टि है उससे भी ये प्रेरणादायक मानी जाती है और इसी कारण दीपदान हिंदी एकांकी साहित्य में एक उल्लेखनीय स्थान रखती है। तो यही था हमारे एक छोटा सा उपसंहार जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 7। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया भोलाराम का जीव व्यंग की शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा भोलाराम का जीव व्यंग का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमसे दो चीज पूछी गई है, शिल्पगत विशेषता और प्रतिपाद। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई का एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यंग है। तो स्टूडेंट सोचिए जरा, एक आदमी मर जाता है लेकिन उसकी परेशानी खत्म नहीं होती, वह मरने के बाद भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहता है। तो अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही सच्चाई दिखाता है हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध व्यंग भोलाराम का जीव। तो स्टूडेंट भोलाराम का जो जीव है वो हिंदी व्यंग साहित्य की एक अत्यंत प्रभावशाली रचना है। इसमें जो लेखक है वो
सरकारी तंत्र नौकरशाही, भ्रष्टाचार और आम आदमी की दुर्दशा पर तीखा प्रहार करता है। और ये जो व्यंग है सिर्फ फंसाने के लिए नहीं बल्कि सोचने और झकझोरने के लिए भी लिखा गया है। तो स्टूडेंट ये जो व्यंग है इसमें अपनी शिल्पगत विशेषता और सशक्त प्रतिपाद के कारण ये हमारी हिंदी व्यंग साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं में गिना जाता है। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग का आता है, यानी कि मेन बॉडी का आता है। तो स्टूडेंट मेन बॉडी में हम सबसे पहले बात करेंगे भोला राम का जीव व्यंग का प्रतिपाद को लेकर। तो स्टूडेंट प्रतिपाद क्या है, तो इस व्यंग का मुख्य प्रतिपाद है भ्रष्ट और अमानवीय सरकारी व्यवस्था की आलोचना। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो भोला राम है वो एक ईमानदार कर्मचारी होता है। वह जीवन भर नौकरी करता है लेकिन उसकी उसकी पेंशन नहीं मिलती है। तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा यानी कि जीव सरकारी दफ्तरों में भटकती रहती है। तो अब सोचिए जब एक इंसान मरने के बाद भी न्याय नहीं पा सके तो व्यवस्था कितनी क्रूर होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो सरकारी तंत्र है वो इतना संवेदनहीन हो चुका है जो कि एक ईमानदार और साधारण व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी नहीं कर पाता। तो इस व्यंग में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो सरकारी व्यवस्था है वो कागजों, फाइलों और नियमों से कदर उठी हुई एक मनुष्यता और संवेदना के लिए उसमें कोई स्थान नहीं बचा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ईमानदार है वो इस व्यवस्था में बड़ी सजा बन चुका है। और जो भोलाराम का जीव है वो दरअसल उस आम आदमी का प्रतीक है जो कि जीवन और मृत्यु दोनों अवस्थाओं में व्यवस्था का शिकार बनता है। तो यहाँ पर भोलाराम का जीव एक आम आदमी का प्रतीक है, फाइलें और दफ्तर सरकारी तंत्र है, अफसर एक असंवेदनशील व्यवस्था है। तो लेखक यही दिखाना चाहता है कि इस व्यवस्था में ईमानदारी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा भोलाराम का जीव व्यंग का प्रतिपाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है भोलाराम का जीव व्यंग की शिल्पगत विशेषताओं को लेकर। तो अब हम इसकी कुछ शिल्पगत विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो शिल्पगत विशेषता आती है उसमें सबसे पहले आती है व्यंग्यात्मक शैली। तो स्टूडेंट ये इस रचना की सबसे बड़ी ताकत है तीखी व्यंग्यात्मक शैली। तो इसकी जो व्यंग्यात्मक शैली है वो बहुत ही तीखी है। तो लेखक हंसी के माध्यम से गंभीर सच्चाई को सामने रखता है, पाठक हंसता भी है और अंदर से परेशान भी हो जाता है। तो हंसाते हंसाते वह व्यवस्था की क्रूरता को भी उजागर कर देता है। तो यही थी इसकी तीखी व्यंग्यात्मक शैली। सेकंड हमारा आता है कल्पना और अतिशयोक्ति का प्रयोग। तो मरे हुए व्यक्ति को सरकारी दफ्तरों में भटकना एक कल्पनात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति है। तो स्टूडेंट लेकिन ये जो अतिशयोक्ति है ये व्यवस्था की सच्चाई को और ज्यादा प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करती है। तो यही थी कल्पना और अतिशयोक्ति का प्रयोग। इसके बाद थर्ड आता है प्रतीकात्मकता। तो इस व्यंग में जो प्रतीकों का प्रयोग है वो बहुत ही सशक्त रूप से किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो जीव है वो केवल एक आत्मा नहीं बल्कि उस पीड़ित आम नागरिक का प्रतीक है जो कि जीवन भर अधिकारों के लिए भटकता रहता है। साथ ही जो यहाँ पर जो फाइल है वो लाल फीताशाही और दफ्तर जड़ व्यवस्था के रूप में प्रतीक है। तो बिना सीधा उपदेश दिए लेखक पूरी व्यवस्था की पोल खोल देता है। तो यही था प्रतीकात्मकता। इसके बाद फोर्थ आता है भाषा की सरलता और प्रभावशीलता। तो स्टूडेंट जो भाषा है वो सरल बोलचाल की और व्यंग से भरी हुई भाषा है। कहीं कहीं पर मुहावरे और लोक भाषाओं का जो प्रयोग है वो व्यंग को और ज्यादा धारदार बना देता है। तो यही था भाषा की सरलता और प्रभावशीलता। फिफ्थ आता है संवेदनात्मकता। तो जो संवाद है वे छोटे, चुटकुले और तीखे हैं। तो संवादों के माध्यम से जो अफसरों की बेरुखी और संवेदनहीनता है वो खुद ब खुद उजागर हो जाती है। तो यही थी संवादात्मकता। सिक्स्थ आता है यथार्थ और हास्य का संतुलन। तो स्टूडेंट जो कहानी है वो भले ही कल्पनात्मक हो लेकिन उसका जो आधार है वो पूरी तरीके से यथार्थ आधार है और हास्य के पीछे छुपा हुआ दर्द पाठक को भीतर से झकझोर कर रख देता है। तो यही था यथार्थ और हास्य का संतुलन। सेवंथ हमारा आता है सामाजिक आलोचना। तो स्टूडेंट ये जो व्यंग है ये किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रहार करती है। तो लेखक बिना किसी उपदेश, बिना किसी भाषण दिए सिस्टम की जो सच्चाई है वो दिखा देता है। तो यही था सामाजिक आलोचना। तो स्टूडेंट यही थे हमारे भोलाराम का जीव व्यंग की शिल्पगत विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है शिल्प और प्रतिपाद का संबंध को लेकर। तो स्टूडेंट जो भोलाराम का जीव है उसमें व्यंग्यात्मक शैली, प्रतीकात्मक कल्पना,
तो सरल भाषा, ये सब मिलकर प्रतिपाद को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। तो अगर शिल्प इतना मजबूत न होता तो जो व्यंग का असर है वो भी इतना गहरा या तीखा नहीं होता। तो यही था शिल्प और प्रतिपाद का संबंध। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो भोलाराम का जीव है वो एक सशक्त, प्रभावशाली और विचार उत्तेजक व्यंग है स्टूडेंट। ये हमें सिखाता है, हमें हंसाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और व्यवस्था की सच्चाई को भी दिखाता है। तो स्टूडेंट ये जो प्रतिपाद है ये आम आदमी की पीड़ा और सरकारी अमानवीयता है और इसकी जो शिल्पगत विशेषताएं है इसे हिंदी व्यंग साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं में शामिल करती है। तो इसलिए स्टूडेंट जो भोलाराम का जीव है वो आज भी उतना ही प्रभावशाली और प्रासंगिक है। तो स्टूडेंट हिंदी व्यंग साहित्य में भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता ही आता है। तो आपको किसी एक पर टिप्पणी लिखनी होती है। तो यहाँ पर हमने संस्मरण और भारतेंदु युगीन संबंध को, निबंध को लिया है। तो सबसे पहले हम संस्मरण को डेफिनेशन कर लेते हैं, डेफिनाइन कर लेते हैं। तो जो हमारा संस्मरण है स्टूडेंट, ये एक गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें जो लेखक है वो अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी व्यक्ति, घटना या अनुभव को स्मृति के आधार पर भावनात्मक और आत्मीय रूप में प्रस्तुत करता है। तो आप कह सकते हैं ये जो हमारी कथा है ये पूरी तरीके से आत्मकथा नहीं होती बल्कि ये जीवन के किसी एक विशेष क्षण की झलक होती है। तो स्टूडेंट संस्करण में कल्पना की उपेक्षा, यथार्थ और अनुभूति का अधिक महत्व होता है जो कि इसकी एक आप कह सकते हैं एक तरीके से विशेषता है। तो संस्मरण की आत्मा होती है यादें यानी कि स्मृति। तो लेखक कल्पना कम करता है और अनुभव अधिक लिखता है। साथ ही यह आत्मकथात्मक विधा से जुड़े होते हैं, फिर भी इनका जो जीवन है वो किसी विशेष पक्ष या व्यक्ति पर केंद्रित होता है। तो स्टूडेंट जब कोई लेखक अपने गुरु, मित्र या माता पिता को याद करता है तो पाठक को ऐसे लगता है जैसे वह यादें उसकी अपनी हो। तो यही संस्मरण की सबसे बड़ी ताकत है, भावनात्मक और आत्मीयता। तो लेखक अपने अनुभव को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है जिससे कि पाठक भी उसका अनुभव करता है। इसके बाद आता है क्रमबद्धता आवश्यक नहीं होती स्टूडेंट इसमें, बल्कि जो संस्मरण है उसमें घटनाएं समय क्रम में नहीं हो ये जरूरी नहीं है। यादें जैसे जैसे मन में आते हैं वैसे वैसे ही लेखक उनको लिखता जाता है। तो स्टूडेंट हिंदी साहित्य में जो संस्मरण का विकास है वो आधुनिक काल में हुआ था। तो स्टूडेंट इसमें महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, हरिवंश राय बच्चन जो जैसे लेखक थे उन्होंने संस्मरण को और अधिक समृद्ध किया। तो संस्मरण मानव जीवन के भावनात्मक पक्ष को उजागर करता है और इसी कारण ये सशक्त विधा बन जाता है। तो यही था हमारा संस्मरण। इसके बाद सेकंड हमारा आता है भारतेंदु युगीन निबंध। भारतेंदु युगीन निबंध को अगर हम देखें तो स्टूडेंट भारतेंदु युग क्या था सबसे पहले हमें यह समझना होगा। तो भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का हमारा वो काल था जिसका नेतृत्व हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। तो इस युग में हिंदी निबंध को स्पष्ट दिशा और स्वरूप मिला था। तो स्टूडेंट भारतेंदु जो निबंध था इसके अगर विशेषता की हम बात करें तो इसमें सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना थी, धार्मिक और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना थी। तो इन निबंध का जो उद्देश्य था स्टूडेंट वो था समाज सुधार, राष्ट्रीय जागरण और कुरीतियों की आलोचना। तो स्टूडेंट इनका केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि समाज सुधार, भाषा इसकी जो थी वो सरल, प्रभावपूर्ण और बोलचाल के निकट थी। तो इससे आम जनता तक जो विचार था वो भी आसानी से पहुंच सकता था। सेकंड हमारा आता है कि इस निबंधों में जो देशभक्ति, स्वदेशी भावना और सामाजिक कुरीतियों का जो विरोध था वो इसके प्रमुख विषय थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा जो हमारे प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट जो ये लेखक थे इन्होंने भी इस युग में निबंध विधा को समृद्ध किया। तो स्टूडेंट ये सभी जो विषय है जैसे कि देशभक्ति, हमारा स्वदेशी भावना, सामाजिक कुरीतियां, ये हमारे भारतेंदु युगीन निबंधों में ही मिलते हैं। तो स्टूडेंट भारतेंदु युगीन जो निबंध है उनने हिंदी गद्य को सशक्त बनाया, आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी और निबंध को जन जागरण का माध्यम बनाया। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युगीन निबंध हिंदी साहित्य के विकास की आधारशिला है। इन्होंने साहित्य को समाज और राष्ट्र से जोड़ा और आधुनिक हिंदी निबंध को जन्म दिया। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 9 जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका मैंने ओनली एक फॉर्मेट लिया है, आपका यही क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि इसी फॉर्मेट में आना है, आपको एक संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। तो
मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फॉर्मेट स्टूडेंट यही रहता है कि आपके पास एक इस टाइप से पैराग्राफ पूछ दिया जाएगा और उसमें लिखा जाएगा संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको उसका व्याख्या किस तरीके से करना है, उसका आंसर किस तरीके से लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो आंसर में आपको सबसे पहले लिखना है संदर्भ। तो जैसे कि आपने अपने क्लास 10th 12th में भी लिखा हो, जब आप व्याख्या करते थे तो आप उसको किस तरीके से लिखते थे, सबसे पहले आप संदर्भ लिखते थे। तो संदर्भ में आप क्या लिखते थे, संदर्भ में आप लिखते थे कि जो ये पैराग्राफ है ये हमारी किस कहानी से या किस निबंध से या किस रचना से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। तो स्टूडेंट यहीं पर हमसे ऐसे लिखा गया है, तो उत्साह जो ये गद्यांश है ये हमारा उत्साह निबंध से लिया गया है और यहाँ पर जो निबंध है उसमें मानव जीवन उत्साह के महत्व को बताता है। तो उत्साह जो है वो केवल युद्ध या वीरता से जुड़े तक कार्य तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के अनेक कठिन और जोखिमपूर्ण कार्यों में भी वह प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो आप संदर्भ लिख देंगे, संदर्भ के बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आपको बताना है कि इसमें लेखक संदेश क्या देना चाहता है, बताना क्या चाहता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताना चाहता है कि सामान्यतः लोग उत्साह को केवल युद्ध से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में जो संसार है वो ऐसे अनेक ऐसे कार्य है जो कि युद्ध के से कम कठिन और जोखिमपूर्ण नहीं होते। तो इन्हीं कार्य को करने के लिए उतना ही वीरता, साहस और मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तो इसी तरीके से आप प्रसंग लिख लेंगे। प्रसंग के बाद जो आपका मेन पार्ट आएगा वो आएगा व्याख्या का। तो व्याख्या में आपको क्या करना है, तो जो भी पैराग्राफ को दिया हुआ है उसको आपको एक तरीके से हिंदी लैंग्वेज में अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से लिख देना है। तो आपको अपनी भाषा में लिख देना है, जैसे इसमें लिखा गया है कि लेखक कहता है कि युद्ध के अतिरिक्त भी संसार में कई ऐसे कठिन और भयावह कार्य होते हैं जिनमें मनुष्य को अत्यधिक शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ता है। तो ऐसे ही पूरे पैराग्राफ जो है उसका एक साल लिखा गया है कि लेखक के अनुसार ऐसे भी कार्य पूरी तरह से वीरता और पराक्रम के कार्य है और इन कार्यों में संलग्न भय, कष्ट और संकट के बावजूद भी जिस आनंद, उत्साह, तत्परता के साथ आगे बढ़ता है वही उत्साह कहलाता है। तो एक तरीके से जो हमारा ये जो पैराग्राफ था स्टूडेंट, इसको ही अपनी भाषा में आपको व्याख्या में लिख देना है। तो व्याख्या में लिखने के बाद आपको एक निष्कर्ष भी लिख देना है। तो निष्कर्ष में आपको पूरी कहानी का जो पूरा पैराग्राफ है उसका संदेश लिख देना है। जिस तरीके से इसमें लिखा है कि प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने उत्साह की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करी। उसने यह सिद्ध किया कि उत्साह मानव जीवन की वह शक्ति है जो कि युद्ध के अतिरिक्त भी हर कठिन, साहसिक और जोखिमपूर्ण कार्य में मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो ये जो उत्साह है ये मानव प्रगति और उपलब्धियों का आधार है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देना है। तो निष्कर्ष में लिखने के बाद आपका जो ये आंसर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट ये थे हिंदी गद्य विकास के विविध चरण हिंदी के सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिव वे। तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी स्टूडेंट्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। तो अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिव वे के विनर्स। तो टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।